Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a very important topic, that is National Park. In previous video I have discussed with you the endemic species and the wildlife sanctuary. Now I am going to discuss with you the National Park, and in this video I am going to discuss with you in detail what is National Park and how it is distinct, what is the difference between the national park and wildlife sanctuary. I am going to discuss in this video. Also I am going to cover the red data book. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. On the road side there was another board on which was written सतपुरा नेशनल पार्क. तो जब बूझो पहेली और उनके क्लासमेट जब सतपुरा बायो रिजर्व गए तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी घूमा और जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ रहे थे उनको एक और बोर्ड देखा. पहले उन्होंने देखा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा था. अब उनको बोर्ड दिखा कि जहाँ पे लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क. ठीक है, तो चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर. माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम. तो यहाँ पे जो है वो मेन डिफरेंस आता है. तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वो भी काफ़ी मतलब नेचुरल जंगल है, जो अपने आप से उगे रहते हैं वही जंगल है. ठीक है, नेशनल पार्क भी वैसे ही जंगल है. ठीक है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, किसी एक एनिमल के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है एज़ कम्पेयर टू कि अदर एनिमल्स. ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क्स में क्या है, ऐसा नहीं है. नेशनल पार्क में सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस मिली हुई. ईच एंड एवरी प्लांट एज वेल एज एनिमल, उनको बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया जाता है जैसे कि वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. कोई भी किसी का शिकार कर सकता है. ठीक है, कोई भी जानवर कहीं भी आ जा सकता है. तो एक तरीके से अगर आप समझे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही बड़ा रूप है नेशनल पार्क, तो ये बिल्कुल सही होगा. ठीक है, यहाँ पूरा एक इकोसिस्टम बड़े लेवल पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क का साइज बड़ा होता है. ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है. इकोसिस्टम मतलब जिसमें बहुत तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें भी रहती हैं, जैसे कि झील है, नदी है, झरने हैं. ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है नेशनल पार्क में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको वैसे ही छोड़ा जाता है. ठीक है, सो दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया. तो नेशनल पार्क में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग है कि नेशनल पार्क्स में जो भी हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्लोरा एंड फौना को तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी प्रोटेक्शन है. ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क्स में क्या है, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जैसे कि जो जंगल हैं, इसमें जो आदि मानव के समय से, बहुत पुराने समय से जब इन जंगलों को नेशनल पार्क का स्टेटस नहीं मिला था, तो भी यहाँ पे बहुत सारे लोग खाने की तलाश में, शिकार की तलाश में आते थे. तो अपने लिए उन्होंने कुछ गुफाएं बनाई थी, कुछ चित्रकारी की थी, है ना. तो इन सारे मॉन्यूमेंट्स को भी नेशनल पार्क्स में प्रोटेक्शन है. बाय लॉ दे आर प्रोटेक्टेड. ठीक है, सो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ये एक डिफरेंस है आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कि इसमें जो है फ्लोरा एंड फौना एज वेल एज हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को भी कंजर्वेशन दिया गया है. ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. तो सतपुरा नेशनल पार्क जो है फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का. ठीक है, द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. सो एज ऑफ करेंट स्टेटस इंडिया में 101 नेशनल पार्क्स हैं. ठीक है, और सतपुरा नेशनल पार्क का जो एंडेमिक फ्लोरा है, ठीक है, वो क्या है, टीक का फॉरेस्ट है. वहाँ टीक के पेड़ नेचुरली उगते हैं, यहीं पे आए जाते हैं. ठीक है, सो अब हम नेशनल पार्क के बारे में एक और विशेषता जो है वो वहाँ की पढ़ेंगे कि रॉक शेल्टर्स आर फाउंड ऑल्सो इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क. सतपुरा नेशनल पार्क में रॉक शेल्टर्स, पत्थर की गुफाएं, ठीक है, वो नेचुरली पाई जाती है, पहले से ही थी. ठीक है, क्यों ऐसा माना जाता है कि आदि मानव के समय से ये गुफाएं रही होंगी, इनमें जो है वो रहते होंगे. ठीक है, शिकार करने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए. पहले तो घर नहीं होते थे ना तब. दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन
लाइफ इन दीज जंगल्स। तो ये एक एविडेंस है कि प्री हिस्टोरिक लाइफ यानी कि जब हिस्ट्री लिखी गई है उससे पहले की लाइफ जो है, यहाँ पे लोग जंगल में आदि मानव के समय से लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है, दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। तो इनसे हमें अंदाज़ा लगता है कि प्रिमिटिव लोगों का जीवन किस तरीके का था, वो क्या करते थे खाने जुटाने के लिए, क्या पहनते थे ना, किस तरह का उनका सोच था, किस तरह का रहन सहन था। तो रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी में 55 जो है रॉक शेल्टर्स टोटल काउंट किए गए हैं और वो मिले हैं, और उनके ऊपर क्या है, रॉक पेंटिंग्स की गई है। जैसे किसी पेंटिंग के ऊपर हंटिंग का है, किसी के ऊपर जो है डांसिंग का है, इस तरह की चित्रकारी की गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि दीज आर द मेन थिंग्स जो प्री हिस्टोरिक जो मैन हैं वो ये चीज़ें करते थे, उनके कल्चर का हिस्सा था। ठीक है, फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मेन फाइटिंग, हंटिंग एंड डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स are depicting in these paintings. Many tribals still live in the area. तो इस तरह के बायोस्फीयर रिजर्व में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि बायोस्फीयर रिजर्व एरिया वाइज सबसे बड़ा एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद नेशनल पार्क्स होते हैं और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकती हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में जो ट्राइबल पीपल है उनको भी जगह दी गई है कि वो भी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं और उनको भी कुछ जो है अधिकार है कि वो लकड़ी वगैरह ला सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, नेशनल पार्क्स में जो हमने अभी पढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कि वहाँ पे ग्रेजिंग अलाउड है, वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करना अलाउड है। ठीक है, और जो है इस तरह की कुछ चीज़ों की छूट मिली है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। नेशनल पार्क्स में ये चीज़ें बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। इवन नेशनल पार्क में एंट्री करने के लिए भी आपको पहले अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। तो नेशनल पार्क्स में जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है आने जाने को लेकर के, या वहाँ से कोई भी चीज़ लाने को लेकर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो नेशनल पार्क में है। सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है किस में है, वो है नेशनल पार्क्स में है किसी भी चीज़ को लेके। उसके बाद की स्ट्रिक्टनेस आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और जो सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस जहाँ पे हैं वो है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, सो एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विथ सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। Madhavji explains that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. तो माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि हमारे देश में जो भी टाइगर्स थे उनकी संख्या डे बाय डे कम होती जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया टाइगर्स को सेफ्टी देने के लिए कि टाइगर्स की संख्या कम हो रही है, और क्योंकि वो इकोसिस्टम का वो भी एक बहुत अहम हिस्सा है, तो अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया जिसमें कि टाइगर्स के प्रोटेक्शन की बात कही गई है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनेंस, यानी अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उस पॉपुलेशन को मेंटेन किया जाए, इसके बारे में इस प्रोजेक्ट टाइगर में कहा गया है। ठीक है, अब बूझो का क्या सवाल आता है वो हम देखते हैं। ठीक है, आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, आई होप आई कैन सी अ टाइगर। तो बूझो कहता है कि क्या इस जंगल में अभी भी टाइगर्स रहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि काश मुझे एक टाइगर देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बूझो का ये सवाल है। तो यस, सतपुरा नेशनल पार्क में अभी भी टाइगर्स मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इनको कंजर्व किया गया और इनकी संख्या अब काफ़ी बढ़ चुकी है और वहाँ टाइगर्स नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, टाइगर्स इज़ वन ऑफ द मेनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। ठीक है, टाइगर्स जो हैं पूरे देश भर में जितने भी जंगल थे उनमें पहले सब में लगभग टाइगर पाए जाते थे, लेकिन अब बहुत सारे जंगलों में से ये वाइप आउट हो चुके, ख़त्म हो चुके हैं ड्यू टू इनके लोग इलीगल इनको शिकार करते हैं। ठीक है, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, ये इधर उधर भागते हैं तो लोग इनको जान से मार डालते हैं ना, तो इनको जो इनकी जो फूड चेन है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, इनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया, इनकी ब्रीडिंग डिस्टर्ब हो गई, और फिर शिकार तो है ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये काफ़ी जंगलों से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन सतपुरा में ये अभी भी पाए जाते हैं। ठीक है,
But the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tiger has been seen there. लेकिन टाइगर्स जो है सतपुरा बायोस्फीयर रिजर्व में अभी भी पाए जाते हैं, ठीक है. Once upon a time, animals like lion, elephant, wild buffaloes and बारहसिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क. तो एक टाइम ऐसा भी था जब इस सतपुरा नेशनल पार्क में लॉयंस भी थे, बफेलोज भी थे, मतलब नेचुरली थे, लेकिन अब वो ख़त्म हो गए हैं, अब वो नहीं पाए जाते. उनकी एक भी जो है उनका प्राणी वहाँ पे अब बचा नहीं, एक भी मेंबर उनका बचा नहीं है. क्यों? क्योंकि इलीगल पोचिंग की वजह से, इलीगल शिकार की वजह से, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने की वजह से वो अब वहाँ से ख़त्म हो चुके हैं. इस वजह से गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा सख्त इनिशिएटिव लेना पड़ा कि इससे पहले कि टाइगर भी ख़त्म हो जाए, तो उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, ठीक है. एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग मतलब कम होना, बहुत कम हो जाना, ठीक है. एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द इंडेंजर्ड एनिमल्स. तो इंडेंजर्ड, डेंजर समझ में आ रहा है, डेंजर खतरे में. तो वो एनिमल जिनकी की संख्या इतनी कम हो गई है कि अगर 2-4 जो बचे हैं उस स्पीसीज़ के मेंबर्स, अगर वो भी मर जाएं तो वो पूरे के पूरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो स्पीसीज़ ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी. मतलब उस स्पीसीज़ का कोई भी मेंबर अब जिंदा नहीं जब रहता है तो उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट. जैसे डायनासोर है, डायनासोर को कोई भी मेंबर अब बचा नहीं है, तो हम कहते हैं डायनासोर क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए. हाँ, लेकिन अगर जैसे कि कोई भी प्राणी है, जैसे सपोज टाइगर ही है, इसके अभी 1-2 हज़ार लोग बचे हुए हैं, ठीक है, पर 1-2 हज़ार तो कम होता है, ठीक है. तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये 500 हो जाए, फिर 100 हो जाए, फिर हो सकता है 0 हो जाए, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाए. तो वो एनिमल्स जिनकी की तादाद इतनी कम हो गई, जिनकी की संख्या इतनी कम हो गई है कि वो अब कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी खतरे वाले एनिमल्स. खतरे में जो एनिमल्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स, ठीक है. बूजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो. तो बूजो को फट से याद आ गया डायनासोर्स के बारे में ये इंडेंजर्ड वर्ड सुन करके, कि उसने रिलेट किया कि ऐसे ही जो है कंडीशंस की वजह से डायनासोर भी खत्म हो गए होंगे, है ना. सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट. तो बहुत सारे एनिमल्स का सर्वाइवल इसलिए भी डिफिकल्ट हो गया कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट था, मतलब जैसे कि वो किसी चीज़ को खाते थे, किसी एनिमल का शिकार करते थे, तो वो एनिमल ही मर गया, तो अब वो किसका शिकार करें, है ना, क्या खाएं. और उनको जो मीटिंग ग्राउंड चाहिए था ब्रीडिंग करने के लिए, वो कंडीशंस नहीं मिले उनको. तो जब उनका नेचुरल हैबिटेट जिसमें वो रहने के लिए बने थे वही डिस्ट्रॉय हो गया, लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उस ज़मीन पे खेती करने लग गए, घर बना लिए, फैक्ट्रीज बना ली, तो इस तरीके से तो वो नहीं जी पाएंगे ना. तो उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय किया गया, ठीक है. तो इस वजह से वो वहाँ से ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए. और फिर वो शिकार का तो मतलब जो है एक कंडीशन उनके लिए ये भी बने कि उनको इलीगली मारा गया, ठीक है, एक बड़ी संख्या में. सो प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज इन ऑल नेशनल पार्क्स. तो इसी वजह से सारे के सारे नेशनल पार्क में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल हैं उन प्लांट्स और एनिमल्स को लेकर के, ठीक है. इतने स्ट्रिक्ट रूल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में नहीं है, ठीक है. सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collecting firewood, medicinal plants etc. are not allowed. तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये सारी एक्टिविटीज़ कुछ लेवल तक अलाउड है, बट नेशनल पार्क्स में बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है. वहाँ पे आप छोटी सी लकड़ी उठाने के लिए भी नहीं जा सकते हैं, कोई मेडिसिनल प्लांट्स का कलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा. वो बहुत ही घना जंगल है, वो पूरा का पूरा एक सेट ऑफ इकोसिस्टम है और उसको पूरी तरीके से वो प्रोटेक्टेड है, पूरी तरीके से कंजर्व्ड है. वहाँ पे कोई बकरी चराना अलाउड नहीं है, किसी एनिमल को पकड़ना छूना कुछ भी अलाउड नहीं है. अगर आपको वहाँ जाना भी है तो आपको परमिशन लेनी होगी, ठीक है. लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं है, आप विदाउट परमिशन भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ इलीगल काम करते हुए पकड़े गए तो आपको सज़ा हो सकती है ना, वो चीज़ देखी हुई है. लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा नहीं है, आपको जाने से पहले भी परमिशन लेनी होगी. नेशनल पार्क्स के रूल ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है. अब हम देखते हैं पहेली का क्या सवाल है, ठीक है.
आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब होना का मतलब होता है कि खत्म हो जाना, ठीक है। तो पहली क्या पूछ रही है, क्या केवल बड़े बड़े जानवर जैसे शेर, बाघ, चीता, लायन, डियर, क्रोकोडाइल, ये बड़े बड़े एनिमल्स है ना, इनका साइज बड़ा है, तो क्या केवल यही एक्सटिंक्शन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यही लोग खतरे में हैं, और मतलब जो छोटे छोटे जानवर हैं उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है क्योंकि उनका तो कोई शिकार करता नहीं है, वो तो मतलब बचे ही रहेंगे। पहली ये पूछना चाहती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि भाई हमें पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से जानवर एक्चुअली में एक्सटिंक्शन की कगार पे खतरे में है। तो माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स। तो माधव जी तो उसको उल्टा ही बता रहे हैं, ठीक है। जो वो सोच रही थी कि बड़े एनिमल्स तो खतरे में है लेकिन छोटे एनिमल्स बच जा रहे होंगे, लेकिन माधव जी जो है उन्होंने क्या बताया कि नहीं, जो छोटे एनिमल्स हैं वो तो ज़्यादा खतरे में हैं, बड़े एनिमल से भी ज़्यादा खतरे में हैं, उनके जो ख़त्म होने की रफ्तार है वो और ज़्यादा है, ठीक है। कैसे? एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, frogs, lizard, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem। तो उन्होंने बताया क्योंकि हम जैसे घरों में सांप निकलता है या कहीं भी हम सांप देखते हैं तो हम बहुत डर जाते हैं, फ्रॉग देखते हैं, लिजर्ड्स देखते हैं, हम फट से मार देते हैं। तो इस वजह से क्या है कि एक तो हमने जंगल ख़त्म कर दिया जो उनका, तो अब अगर वो हमारे घर के अगल बगल कहीं छोटी मोटी झाड़ियों में रहते हैं तो भी हम देखते हैं तो हम उनको किल कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनकी संख्या बहुत घट गई है, ठीक है, और वो मतलब जो है बिल्कुल सोचे समझे हम उनको मार देते हैं, किल कर देते हैं, इस वजह से वो और ज़्यादा खतरे में है। और लेकिन ये छोटे जानवर हैं लेकिन इनका इकोसिस्टम में बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे अगर हम फूड वेब को देखें तो हर एनिमल का एक कोई ना कोई खाना है, एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल को खाता है। अगर कोई एक एनिमल बीच से हट जाए, कनेक्टिंग लिंक टूट जाए, तो फिर दूसरा एनिमल तो अपने आप ही एक्सटिंक्शन की कगार पे आ जाएगा। तो हर एक, चाहे छोटा एनिमल हो या बड़ा एनिमल हो, हर एक का एक इकोसिस्टम में रोल है। अगर वो चीज़ वहाँ से हट जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो वो रोल दूसरा आदमी या दूसरा जानवर नहीं प्ले कर सकता। तो ये इकोसिस्टम की चेन टूट जाएगी और इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और क्योंकि हम इकोसिस्टम के या फूड चेन के लेवल पे टॉप पे हैं तो हो सकता है हमको इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़े। शुरुआत में ऐसा लगता है कि इससे हमको क्या नुकसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान ह्यूमन को ही होगा। जो जितना टॉप लेवल पे होगा इकोसिस्टम में वो उतना ही ज़्यादा नुकसान में होगा, ठीक है। बाय किलिंग देम वी आर बोथ हार्मिंग आवरसेल्व्स। They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. They form part of food chain and food webs about which you have learned in class 7. तो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि वो फूड चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ऐसा नहीं है कि हम केवल उसको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनडायरेक्टली हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसका मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम होता क्या है, ठीक है। An ecosystem is made up of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. तो इकोसिस्टम इसी को कहते हैं। इकोसिस्टम मतलब कलेक्टिवली जो भी एक सेट है जो जहाँ हम रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, झरने भी चाहिए, नदियाँ भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए, और साथ ही साथ हमें शिकार करके खाने के लिए दूसरे एनिमल्स भी चाहिए, है ना। तो और कुछ जैसे गाय है, हम दूध पीते हैं गाय का, तो ये एक इकोसिस्टम है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता जिसको कहते हैं। तो नेचर में ये एक इकोसिस्टम बना हुआ है ना, हम कहते हैं कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, तो जो एक नेचुरल तरीका है जीने का उसको हम कह सकते हैं ये इकोसिस्टम है, कि हमें हर चीज़ की ज़रूरत है ना। हर चीज़, कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो हमारा सर्वाइवल जो है वो दिक्कत में आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से इकोसिस्टम क्या होता है, होल सेट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इकोसिस्टम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब हम देखते हैं बूझो का क्या क्वेश्चन है, ठीक है। बूझो क्या कहता है, आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो बूझो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या सारी जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इंडेंजर्ड मतलब वो स्पीसीज जिनके कि कुछ ही मेंबर्स बचे हुए हैं और वो ख़त्म होने की कगार पे हैं, तो बूझो ये ही कह रहा है कि क्या उनका जो रिकॉर्ड है वो है क्या हमारे पास।
तो यस, हमारे पास इन इंडेंजर्ड स्पीसीज को एक तरीके से रिकॉर्डेड डेटा है, और इस तरह के डेटा को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वो करते हैं रेड डेटा बुक में। ठीक है, रेड डेटा बुक जो है उन इंडेंजर्ड स्पीसीज की जानकारी देती है जो कि खतरे में। ठीक है, सो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रेन। ही टेल्स देम दैट रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं, इनका नाम इस रेड डेटा बुक में लिखा हुआ है। और एक ICUN जो है, इंटरनेशनल एक एजेंसी है जो कि इस रेड डेटा बुक को मेंटेन करती है, और इंडिया भी अपने इस तरह के एक अलग से रेड डेटा बुक को मेंटेन करता है कि इंडिया में कौन से प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो इंडेंजर्ड है। सो होप करती हूँ कि अभी तक का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।